हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th MS NCERT जो करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 3, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.5 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बजगुणन विधि से सवालों को हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सवाल नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में। ठीक है, तो इससे पहले की जितने भी सवाल हैं आपने अगर नहीं करें तो उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख लें। और एक बार भाई पूरी वीडियो देखना, ठीक है, बीच में से आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, तभी तो समझ में आएगा। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता तो चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट है पढ़ाई में उसको कमेंट कर दें, मैं उसको समझा सकूँ। ठीक, तो आइएगा सवाल को करते हैं। सवाल ने बोला है, देखिए इसमें दो रैखिक समीकरण दी हुई हैं। पहली रैखिक समीकरण क्या है, 3x + y = 1। दूसरी समीकरण क्या है, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ये कह रहा है कि इसका यदि इस रैखिक समीकरण युग्म का यदि कोई हल नहीं हो, ऐसी स्थिति में आपको k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैंने 3 कंडीशन आपको बताई हैं कि कोई हल नहीं हो तब क्या कंडीशन होती है, एक हल हो तब क्या कंडीशन होती है, और अनेक हल हो तब क्या कंडीशन होती है। तो एक बार उसको आप थोड़ा रिपीट करेंगे। देखिए, जो समीकरण होती है रैखिक समीकरण, उसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, सीधी पढ़ाई पे बात करेंगे, इधर को उसको मानक यानी पहली समीकरण है तो a1x b1y + c1 = 0, और दूसरी समीकरण है तो हम मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या है, आपको अगर दिमाग में ये आ रहा हो सर ये क्या है, इससे पहले तो हमने ये यदि आप पहली बार इस एक्सरसाइज को खोल के बैठ गए फिर तो देखो, इसमें पहली समीकरण जो होती है इसमें हमने तरफ से मान लिया, यानी x का गुणांक जो होता है उसे a1 कहते हैं अगर पहली समीकरण है तो, y का गुणांक b1, और अचर पद जो होता है यानी बिना अचर पद वाला यानी बिना वेरिएबल वाला जो अचर पद होता है c1, c कांस्टेंट को c1 है, यानी पहली समीकरण है तो c1, दूसरा तो c2, यानी जैसे ये समीकरण, तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 3 क्योंकि ये पहली समीकरण है, b1 का मान हो जाएगा b1, यहाँ पे y के गुणांक में क्या है 1 है प्लस का तो 1, और c1 का मान 1 हो जाएगा। अब ये दूसरी समीकरण है तो इसमें a2 b2 c2 के मान निकलेंगे, यानी a2 का मान x का गुणांक कितना, x का गुणांक पूरा है 2k - 1। ठीक है, b2 y का गुणांक क्या है तो k - 1, और c2 क्या है 2k + 1, इस प्रकार। ठीक, तो आइए समझते हैं कि वो कंडीशन क्या होती है जब एक हल हो। जब सवाल बोले जब एक हल हो, या फिर आदित्य हल भी कह देता है, क्योंकि आदित्य का मतलब ही एक हल होता है। आदित्य हल की स्थिति में बोले या फिर आदित्य हल हो तब ये कंडीशन होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आदित्य हल है यानी एक हल है। ठीक, तो जो a1/a2 होता है यानी a1/a2 का जो अनुपात होता है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, यानी पहली समीकरण में a1 जो था और दूसरी समीकरण में जो a2 था, उन दोनों का अनुपात जो पहली समीकरण का b1 और दूसरी समीकरण का b2 है उन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इनका एक हल है यानी आदित्य हल है। अब मैं कहूँ इनका कोई हल नहीं हो, फिर यहाँ तो एक हल है, अगर कोई हल नहीं हो फिर कंडीशन क्या होती है, तो आप कहेंगे भैया a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, यानी a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आप कहें कि अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो a1/a2 का अनुपात बराबर होगा b1/b2 का अनुपात, ये भी बराबर होगा c1/c2 के अनुपात के। और बजगुणन विधि को जब पीछे सवाल में जो बोला है, जैसे सवाल नंबर 1 में बोला है कि आदित्य हल की स्थिति में ही हल करना है, यानी ये कंडीशन आएगी समीकरणों की, यानी a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं होगा b1/b2 के अनुपात के, तभी हमें इसको बजगुणन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, बजगुणन विधि से हल करना के दिखाना है। ठीक है, तो ये एक बार स्थिति थी, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, उम्मीद कर सकता हूँ इतनी में।
ठीक, नहीं पढ़ी तो एक बार रिवीजन हो गया हमारा। तो सवाल में बोला कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होने का मतलब है इस सवाल में ये कंडीशन दी है कि ये जो सवाल बोला है कि इसमें कोई हल नहीं है, यानी इस कंडीशन में इनके अनुपात हैं। तो आइए सवाल को करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। निकलेगा मेरे हफ्ते का परिणाम। देखिए, तो पहले हम कहेंगे समीकरण एक को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण एक में a1x की जगह क्या 3x, b1y की जगह क्या y, लेकिन आप कहेंगे सर c1 यानी अचरपद तो इसमें तो इधर दे रखा है, तो हम इस वाले वन को इधर भी तो ला सकते हैं। जब ये प्लस का बना है इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और मुंह से बोला करो जहाँ भी पढ़ रहे हो बैठ के घर में, ठीक, ताकि घर वालों को पता चले क्या हुआ पप्पू को। पप्पू तो बड़े जोर से बोले, मम्मी कहेंगी लल्ला पढ़ रहे हो। ठीक, दिखावे के लिए नहीं, मतलब ढंग से आपको याद रहे। ठीक है, मम्मी पापा इतना पैसा खर्च करते हैं हमारे ऊपर, तो हमें पढ़ना चाहिए भाई। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा 3, क्योंकि x का गुणांक यानी इसमें x का गुणांक क्या है 3। ठीक है, b1 का मान क्या हो जाएगा, b1 का मान यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा में 1 तो है। आप ये बात जानते हैं, जिस अंक के गुणांक को कुछ नहीं उसको क्या 1। ठीक, सबका मालिक 1, जिसका कुछ नहीं उसको 1, यानी ऊपर वाला तो है ही है, 1 है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 3 के गुणा में क्या है भाई, 3 के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, क्योंकि 3 के गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही तो आएगा। ठीक, उसी प्रकार b1 का मान क्या है, b1 का मान है 1, जल्दी जल्दी बोलो। और c1 का मान क्या है, c1 का मान है -1। अब देखिए, अब करते हैं समीकरण नंबर 2 की तुलना, समीकरण 2 को। इसी प्रकार समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, पूरी वीडियो देखकर फ्रेंड्स पे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस हिसाब से हम सवाल को कर सकते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इस समीकरण 2 ये है, इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपके मान। तो a2 के मान क्या होगा भाइयों, a2 के मान हो गए 2k-1, b2 का मान क्या हो गया, b2 का मान हो गया k-1, c2 का मान क्या हो गया, c2 का मान हो गया 2k+1, लेकिन ये माइनस का आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने जिस प्रकार ये प्लस का c1 होता है ना, प्लस का c2 होता है ना, होता है, तो ये तो यहाँ पे तो c2 का मान इधर है, जब इधर से उठ के इधर आएगा तो ये पूरा प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, इसलिए मैंने इसका माइनस का लगा दिया। ओके, तो आइए अब कहते हैं दिया है। ठीक, अब चूँकि सवाल में दिया है, चूँकि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगर इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो अभी मैंने आपको स्थिति बताई थी, क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, तो इतना उतारिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा आप अपनी अपनी कॉपी में देखिए, a1 का मान क्या है, a1 का मान है 3, a2 का मान क्या है, a2 का मान है 2k-1 बराबर b1 का मान क्या है, b1 का मान है 1। ठीक है बाबू, b2 का मान क्या है, b2 का मान है k-1। ये बराबर नहीं है, सवाल बोला है। c1 का मान क्या, c1 का मान है 1, वो भी माइनस का था, और c2 का मान क्या, c2 का मान है माइनस का 2k+1। देखिए जरा, यही था बोलिए। तो अब आगे देखिए, देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, वैसे भी माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखिए भाइयों, ये इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं है
तो बताइए कि ये इसके बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यही दोनों बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर हैं, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। जब इसका मान इसके बराबर नहीं है तो इसका मान थोड़े ना इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी सिर्फ ये दोनों बराबर हैं, इससे हमें मतलब ही नहीं है। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है और आप कंफ्यूज ही आ गए हैं। तो सिर्फ ये दोनों बराबर हैं, इतने को उतार लें। क्या? 3/2k-1 बराबर 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे k-1 से बराबर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2k-1 से। करें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k-3 बन जाए 3 बराबर 1 की करेंगे 2k से 2k-1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? k की। और हमने क्या समझाया? जिस वेरिएबल की, आपने सीखा भी होगा, जिस वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते हैं उसको एक तरफ ले जाते हैं और बकाया सबको एक तरफ ले आते हैं। तो हमें यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2k इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3k और ये प्लस के 2k इधर आके किसका हो जाएगा भाई? माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ क्या? -1 और ये -3 इधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। 2k में से 3k में से 2k घटाएंगे तो कितना बचेगा? k। और माइनस प्लस माइनस तो -1 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे? 2। साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक है, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें। फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो आइएगा फ्रेंड्स, हम करते हैं सवाल नंबर 3। इसमें बोला है कि इन समीकरण युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित विधि दोनों से हल करके दिखाना है। तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में होता है कि हम एक समीकरण में से एक चर का मान निकालते हैं, उसको हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से मैं देखो समीकरण 1 और 2 को मैं सही करके भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देखो जैसे मैंने मानक रूप में इसको लिख दो, यानी c1 के इधर ले जाऊँ 8x + 5y, ये माइनस का प्लस के 9 इधर जाएंगे, माइनस को हो जाएगा -9 बराबर 0। और ये ऐसे हो जाएगा 3x + 2y -4 बराबर 0। तो मैं यहाँ से कोई सी भी समीकरण में से आप कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। आप एक में से भी निकाल सकते हैं, आप दूसरी में से भी निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 में से निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं फिर कि सर आप एक में से तो हमने पीछे भी निकाला, 2 में से निकाल के दिखाओ। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x + 2y -4 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालूंगा, क्या हो जाएगा? प्लस के वो माइनस के 4 इधर जाएंगे, हो जाएगा प्लस के 4 और प्लस के 2 इधर जाएंगे, हो जाएगा -2y। x का मान निकालना है, हो जाएगा y -2y बटे में 3। ये हो गया x का मान। अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, यानी 3 ऐसे रहेगा। सॉरी समीकरण 2 से तो निकाल ही है, तो 1 में रखना है ना मेरे को, 1 में रखना है। ठीक है, क्योंकि 2 में रखेंगे दोबारा वही आ जाएगा। 1 में रखोगे यानी 8 ऐसे रहेगा गुणा में। x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा 4 था ना, x की जगह आ जाएगा 4 -2y बटे में 3 प्लस के 5y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक, गुणा कर दें 8 से, क्योंकि 3 से तो कट नहीं रहा, तो 8 चौक 32 -8 दूनी 16y बटे में 3 प्लस के 5y माइनस के 9 बराबर 0। वैसे तो ये 9 माइनस के 9 इधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। देखिएगा 16 माइनस के वो 32 माइनस के 16y ऐसे, यानी इसके बटे में कुछ नहीं 1 ले लिया, इसके बटे में कुछ नहीं 1। 3 1 और 1 के ऐसे में हो जाएगा 3। 3 के पहाड़े से 3 एक बार कटता है, 1 की गुणा करेंगे तो 32 माइनस 16y ऐसे आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 3 कटता है, कितने 5। 1 के पहाड़े में 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 5 से होगी, कितना हो जाएगा 15। 3 पंजे 15y। ठीक, 1 के पहाड़े में 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 9 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा -27। 3 9 27 बराबर 0। तो 32
माइनस के 16 और प्लस के 15 माइनस के 22 बचेंगे, ठीक है, माइनस के 22। यह है 3 नेम 27, सॉरी 7 आएगा, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, थैंक यू। और जल्दी याद आने के लिए अपने आप को ही, ठीक। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अभी 3 की गुणा इधर जाएगी, यानी 32 से माइनस के 22 से माइनस के 27। 3 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। बाई का मान निकालना है मुझे, माइनस का है तो ये माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 32 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बाई का मान निकालना है, 27 में से 32 घटाएंगे, माइनस के 5 बढ़ाएंगे, माइनस से माइनस कटेंगे, बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया प्लस के 5। तो जो बाई का मान आया है वो मैं इस यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसको समीकरण 3 डाल दें, इसमें रख दो। एक्स से सही रहेगा बराबर 4 मल्टीप्लाई 2 बाई की जगह 5 बटे में 3। तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, 4 ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10 बटे में 3। ठीक, तो इसको मैंने इरेज कर दिया है थोड़ा सा, यानी x का मान क्या आ गया, 4 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 4 में से 10 घटाएंगे, x का मान बचेगा माइनस के 6 बटे में 3, और 3 से 6 काटेंगे, x का मान कितना आ गया, माइनस का 2, यानी x का मान आ गया माइनस का 2, और बाई का मान कितना आया है, बाई का मान आया है 5। ये कौन सी विधि थी, ये थी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि आपने सबने पीछे एक्सरसाइज में करी रखी है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये थी प्रतिस्थापन विधि जिसमें एक्स और वाई के मान निकाल लिए। अब चलते हैं सीधे बीजगुणन विधि की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं हम बीजगुणन विधि। कौन सी विधि, बीजगुणन विधि। सवाल ने खुद ही बोला है कि बीजगुणन विधि से हल कीजिए, तो मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं कि इसका एक हल है या फिर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई के हमने अभी एक मान निकाले हैं। तो बीजगुणन विधि कैसे निकालती हैं, पहले मैं एक्स रखूँगा क्योंकि इसमें तो 3 पार्ट है बेटा, एक एक्स है, एक वाई है, एक अचर पद है, यानी एक्स से रह गया यहाँ पे वाई और बराबर में फिर 1। तो देखो यानी एक्स के क्या क्या चर हैं, एक्स वाई लाइन में यहाँ से देख लें। एक्स का मान कितना है, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 3, वाई का कितना है 5 और यहाँ पे 2, और अचर पद क्या है यहाँ पे -9 और यहाँ पे -4, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम x लिखेंगे, डंडा खींचेंगे। हमको x का मान निकालना होता है तो हम x वाली साइड को दुक्का लेते हैं। अब गुणा करोगे, 5 की गुणा -4 से करोगे कितना हो जाएगा, -20, यानी 5 चौक 20, -20 हो गया। साइन माइनस का अपने आप लगा देते हैं। अब 2 की गुणा 9 से करेंगे तो हो जाएगा -18 बराबर। अब बाई का मान, बाई के मान पे बिल्कुल आपको शांति से देखना है और थोड़ा समझना है, यहीं पे थोड़ा ट्रिक है। आप यहीं पे गलत कर देते हैं फिर आपका आंसर गलत आता है। बाई का मान निकालते वक्त आप जब बाई की साइड पे दुपकाएंगे, अभी मैंने गुणा ऐसे करके करी थी, यानी अभी मैंने आप 5 की गुणा इस तरीके से करी थी, लेकिन अब गुणा आप 8 की ऐसे नहीं करेंगे, आप उल्टी करेंगे। आप कैसे करेंगे, आप उल्टी, यानी पहले -9 की गुणा 3 से करेंगे, -9 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, -27, माइनस का साइन अपने आप। 8 की गुणा 4 से करेंगे, 8 चौक 32, माइनस का आता है यानी -32, ठीक है, बराबर 1। ऐसे ही इसको दुपका लें अब एक वाली साइड को। अब आप सीधी जैसे करते हैं जैसे करते आए थे, यानी 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16, -5 थी 15, ये हो गए -20, माइनस प्लस के 18, -27, माइनस प्लस के 32, और 16 में से 15 घटाएंगे, 1 बचा। देखो माइनस के 20 में से प्लस के 18 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 20 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो बचेगा -2 बराबर पाई। और माइनस का 27 और प्लस के 32 का हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, 32 में से 27 घटाएंगे बचेंगे 5 बराबर 1/1, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इस वाले टर्म को इसके बराबर कर दूंगा क्योंकि ये तीनों ही बराबर हैं,
फिर मैं इस वाले टर्म को इस वाले के बराबर कर दूंगा क्योंकि ये भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले टर्म को करता नहीं, x-(-2) बराबर 1/1, x का मान निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी हो जाएगा -2, x का मान कितना आ गया -2। ऐसे मैं निकालूंगा y/5 बराबर 1/1, यहाँ से y का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 5 की गुणा बन सकेंगे 5, यानी x का मान -2 और y का मान 5। यही मान हमारे प्रतिस्थापन विधि में आए थे, ठीक, और यही मान हमारे बीजगणित विधि में आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देख लें भाई, समझ में आए, ठीक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखते, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेशन देता है, ठीक है, हमको एनर्जी प्राप्त कर देता है, ठीक। तो उसको प्लीज़ आप करें, बस हम इतना ही आपसे चाहते हैं। और आप अच्छे से पढ़ते रहें, आपको जहाँ भी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, आपको जिस भी सब्जेक्ट में 10th क्लास तक आपको प्रॉब्लम है, कोई से भी बोर्ड के हैं आप, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड के हैं, तो वो आप मुझे बताइए। मैं जहाँ तक कोशिश हो सकेगी पूरी कोशिश करूँगा आपके उस डाउट को दूर करने की, आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने की, ठीक। तो टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं आगे के सवालों में अगली वीडियो में, ठीक। जब तक इन सवालों का रिवीजन करते रहिए, जितने भी सवाल कराएं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।